आज की सरकार ने तय कर रखी न्यूनतम मजदूरी आने वाले समय में 163 रुपये, लेकिन अधिकतम मजदूरी के लिए विपक्ष और विपक्ष दोनों ने क्या सोच रखी है? अधिकतम मजदूरी कितनी होगी मजदूर की? अच्छा, यहाँ आपका सवाल दो प्रमुख पार्टियों से जी सर मेरा ले लेते हैं, आखिर में 3-4 सवाल हम एक साथ ले लेते हैं क्योंकि कुछ लोग जाने की जिद कर रहे हैं। सर मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से कोई भी व्यक्ति सरकार में नौकरी पाता है उसका हर तरह से वेरिफिकेशन किया जाता है, चाहे मेडिकल हो और चाहे वो उसका फिजिकल हो, यानी कि ये देखा जाता है कि वो कहाँ रहता है, क्या किया जाता है, क्या उसने कोई क्राइम कर रखा है या नहीं किया कर रखा है। अगर इस तरह का कुछ होता है तो उसे नौकरी पे नहीं दिया जाता। ये पॉलिटिशियंस के साथ में क्यों नहीं होता? जब तक ये पॉलिटिशियंस के साथ में उनको डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया जाता? जब तक उनको डिस्क्वालीफाई, जब हम उनका फॉर्म भरवाते हैं और उस वक्त चेकअप करते हैं, उस फॉर्म से ही वहीं पे ही डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। मेरा पहला। जी, आपका दूसरा प्लीज प्रश्न करें सर। तो प्रश्न यही है कि क्या इनकी सत्ता आने पे ये इस तरह का कुछ ऐसा करेंगे क्या? सर दूसरा ये है कि भ्रष्टाचार की बात आती है। भ्रष्टाचार में लोग पकड़े जाते हैं, घोटाले दिखे जाते हैं, चाहे वो सरकार के, सेंट्रल सरकार के हों, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, हमारी स्टेट सरकार के हों। लेकिन कुछ दिनों बाद में मीडिया जब तक कवरेज करती है सबको याद रहता है, कुछ दिनों बाद हम भूल जाते हैं और वो वापस वहीं उसी जगह पे वापस खड़े हो जाते हैं। तो क्या पार्टियां उनको निष्कासित क्यों नहीं करती और हम क्यों वापस उन्हें चुनते हैं? मेरा दोनों से ही सवाल है। और लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि क्यों नहीं हम इन्हें यहीं पे शपथ दिलाएं कि ये कम से कम लोकसभा में जाएं तो कम से कम मर्यादा में रहें। हमारे जो जयपुर से चुने जाएं वो कम से कम कैंडिडेट तो सिर्फ एक ही है, बाकी तो सर आगे तो 2 कैंडिडेट्स हैं। अगर अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें। बिल्कुल सर, शुरुआत एक से ही होगी लेकिन आगे जाके वही सैलाब बनेगा। थैंक यू। कोई बात नहीं, राजनीतिकरण बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा परिपक्व सुझाव है। जी ठीक है, इसमें बस ये जी सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। एक आपके पीछे महिला भी उनका ले लो। मैं एक अभी पिछले 40-50 सालों से सरकारें चुनी जाती है, मैनिफेस्टो आते हैं, वो के वही मैनिफेस्टो रिपीटेशन में छपते हैं। लगातार उन मैनिफेस्टो को न तो आज यहाँ जितनी भी जनता बैठी कभी उसने कभी पूर्ण रूप से पढ़ा हो और 100% कभी इन्होंने लागू किया हो। हमेशा वो रिपीटेशन होता है, ना कभी उसमें परसेंटेज बताया जाता है, ना उसका कभी रिव्यू होता है, ना सरकार जानने के पहले अपना बताती है कि हमने मैनिफेस्टो इतना पूरा कर दिया है और इतना हमारा बाकी है, इतना परसेंटेज है, हमने ये कर दिया। सिर्फ अपने जो डाटा हैं वो सिर्फ डाटा देते हैं कि हमने ये कर दिया है। हमारे मैनिफेस्टो से कंपैरिजन कभी भी नहीं किया, किसी भी सरकार ने नहीं किया। क्या ये आप लागू करेंगे? जी शॉर्ट रखिए। इसके पीछे महिला एक थी, उनको दे, फिर आगे एक महिला है। सर मेरा नाम ज्ञाति है, जागृत महिला संगठन की सदस्य हूँ और 12 जिला से आई हूँ। और मेरा तो छोटा सा सवाल है कि जो किसान है तो जो किसी के पास ज्यादा जमीन है, बड़ा किसान तो बड़ा ऊंचा चढ़ता जा रहा है और छोटा किसान गरीब ही होता जा रहा है। तो क्या अपनी सरकार जीतेगी, आपकी सरकार, तो किसानों ने बराबर रखेगी क्या? इसके साथ ही मेरा एक बाद एक नहीं, इधर सामने एक प्रश्न ले लें, सामने से एक और महिला का प्रश्न है वो ले लीजिए। सप्लीमेंट क्वेश्चन है, मैं जो करेंगे अभी इस पे भी आएंगे। आदरणीय मंच और उपस्थित राजनेता और मेरे सभी साथी, जय हिंद। सर मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, पर मुझे दुख हुआ इस वक्त यहाँ बैठकर एक वाकया सुनने के बाद मेरा दिल विचलित हो गया। तो मुझे हाथ उठाकर एक सवाल करने के लिए प्रोत्साहन मिला। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मेरे गांधी जी भारत के महान पिता जिन्होंने हमें अहिंसक पूर्वक पूरी आज़ादी दिलवाई और हम लोग 66 साल उस आज़ादी के गुजार चुके हैं, उसके बावजूद कभी गांधी जी ने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी हो कि हमें हथियार बनाने के लिए युवाओं को शिक्षित करना पड़ेगा, कभी हमें हथियार बनाने के लिए बहुत से प्रशिक्षणों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप हमें आतंकवादी बनाना चाहते हैं,
क्या आप हमें लड़ाई के लिए तैयार करना चाहते हैं? क्या आप हमसे जंगें करवाना चाहते हैं? आप हमारी शिक्षा का किस तरह का उपयोग करना चाहते हैं वो बताइए। इसके अलावा और कोई प्रश्न है? क्योंकि हम समाप्त करने से पहले कई प्रश्न एक साथ। हाँ सर, मैं एक मौलिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हेलो, नहीं, हम कई सवाल एक साथ। हेलो प्लीज, नो, ये सवालों का सवाल। जब हमने एक बार ये निर्धारित कर लिया कि कई सवाल एक साथ ले रहे हैं, तो हम कई सवाल एक साथ। हेलो सर, मैं मौलिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछे, मौलिक प्रश्न पूछे प्लीज। मौलिक थोड़ा शार्प और छोटा होता है। छोटा ही पूछना चाहता हूँ जी। सर, ये पॉलिटिकल पार्टियों से पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या करोगे? पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के बाद में तो पूंजीपति से बिक जाते हैं। नीरा राडिया ट्रिब्यूनल घोषित कर दिया कि भाई कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा। इनके पास तो कुछ पावर नहीं है, कठपुतले हैं। इनको नचाने वाले लोग दूसरे ही हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। धन्यवाद, आपका पॉइंट बहुत अच्छा आ गया। सामने एक प्रश्न पूछा है जी। एक सेकंड बस, एक सवाल जो कि अभी जी, इसके बाद एक सवाल बस शॉर्ट भी करूंगा, क्योंकि अभी एक माइनॉरिटी की तरफ से, क्योंकि माइनॉरिटी में जन्म लिया इसलिए वो सवाल करना बहुत जरूरी है। कल का एक वाकया दिल्ली में, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो अरेस्टिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वहां मीडिया के साथियों ने बताया कि पुलिस कमिश्नर से बार बार ही पूछा गया कि भाई ये जो धमाका जो करने वाले थे, किस नेता को मारने वाले थे? क्या मोदी जी को मारने वाले थे? मोदी की सभा पर अटैक हो रही थी। पुलिस कमिश्नर ने बार बार ना कहा उसको। उसके बावजूद मेरा सवाल यहाँ सारे मीडिया के साथियों से भी है, राजनीतिक स्टेट पार्टियों से भी है कि क्या माइनॉरिटी का 65 साल में यही इस्तेमाल आप लोग करते रहेंगे कि भाई मोदी का रेटिंग बढ़ाने के लिए माइनॉरिटी के लोगों को अरेस्टिंग, उनका इनकाउंटर 2002 क्या माइनॉरिटी का इस्तेमाल होता रहेगा? ये हमारा प्रश्न है सारी पार्टियों से। जी जी जी, इसके बाद लास्ट प्रश्न है, फिर हम इसके बाद देखेंगे अगर समय बचता है। हाँ, मैं अमीलाल बिश्नोई हनुमानगढ़ से। सर, मैं दोनों पार्टियों से ये जानना चाहता हूँ कि नरेगा श्रमिकों के लिए बेरोजगारी भत्ता जारी नहीं करने पर सीओ जिला परिषद हनुमानगढ़ का वेतन वृद्धि रोक दी। उसके पक्ष में सभी ग्राम सेवकों ने धरना देने की बात कही और उस धरने के लिए भाजपा और कांग्रेस के सभी जो पार्षद डायरेक्टर थे उन्होंने इकट्ठे होकर उनका साथ देने का वादा किया हनुमानगढ़ से। तो सर, भाजपा और कांग्रेस इकट्ठी है तो नरेगा श्रमिक हम कहाँ जाएंगे? हमने उन पार्षदों से पूछा भाई किसको वोट दें हम? यही सवाल है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम सवाल सामने जी। मेरा नाम हिंदू सिंह सोडा है। मैं अभी यहाँ आने से आधा घंटा पहले मुझे पता चला कि इतना अच्छा एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें मैंने शिरकत की। यहाँ आकर के मेरा एक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। मैं वैसे पाक विस्थापितों पर काम करता हूँ, तो उसकी भी मैं अपना लालच नहीं छोड़ पा रहा हूँ उस संबंध में सवाल पूछने का। एक सवाल तो ये है कि मैं मूल सवाल पर पहले तो आता हूँ कि मूल सवाल ये है कि अभी अगर हम सबकी बात पहले आपने राजनीतिक दलों को जो समय दिया उस रेस्पॉन्स के अंदर जो कि जन आंदोलन से जुड़े हुए हमारे साथी उठा रहे थे, उसमें अगर उनकी बात को लबोलबा सुना जाए तो उसमें यही मतलब निकलता है कि सभी लोग जनता की भलाई चाहते हैं। अगर इससे एक और आगे, मैं अभी मूल सवाल पर आ रहा हूँ, इससे अगर हम आगे बढ़ें तो सभी लोग यही कहेंगे कि हमने अपने घोषणा पत्र में सभी जो भी जनहित का नीति है उसके बारे में हमने जिक्र किया है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं राजनीतिक दलों से कि अगर आप अपना घोषणा पत्र, जैसे एक तो यह है कि कुछ मेरे जैसे शख्स के मुद्दे जिन पर मैं 20 साल से काम कर रहा हूं पाक विस्थापितों का, वो पहली बार घोषणा पत्र में आया, इसलिए भी मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। दोनों दलों, मुख्य दलों के उनके है कि अगर ये घोषणा पत्र लागू नहीं होते हैं तो क्या घोषणा पत्र के इनके जो नेतृत्व है वो, या जो क्रियान्वयन समिति है उसको कटघरे में खड़ा किया जाए, बाकायदा उन पर मुकदमा चलाया जाए? क्योंकि जब तक एक घोषणा पत्र किसी को याद नहीं है कि पिछला घोषणा पत्र क्या। प्रश्न आपका बहुत अच्छा जी, अच्छी बात है, शुक्रिया। हम कोशिश ये करते हैं सब लोग जो है इस पर जवाब दें। मैं कैलाश जी से शुरू कर लेता हूँ क्योंकि काफी सवाल उनसे पूछेंगे, बाद में फिर उसके बाद आप। हमारी बहन ने जो प्रश्न किया, क्या एहतियात बना के मेरे प्रश्न को, मेरे शायद विषय को समझने में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक जितनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, क्या हम उसके लिए विदेशों पर निर्भर रहेंगे? क्या सर, एक मिनट सुन लें आप, क्या हम जहाज, हवाई जहाज, पनडुब्बी,
दूध सामान जितनी भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, अगर भारत स्वावलंबी बन जाए, कुछ सबका निर्माण भारत में हो, उसमें हथियार भी शामिल है। इसके अगर हम ये चाहेंगे कि हथियार कोई दूसरा देश बनाए और हम उसके माध्यम से हर चीज इस देश में बने, ये देश आत्मनिर्भर बने, ये किसी और के भरोसे न चले। मेरा भाव ये था, मेरा भाव आतंकवाद पैदा करना नहीं, मेरा भाव हथियार के कारखाने खोलना नहीं, मेरा भाव हर प्रकार के हजारों कारखाने जिसमें इस देश का युवा जुटे, जिसमें जन्म से मृत्यु तक बनने वाली हर सामग्री का निर्माण हो। अगर उसमें मैंने एक उदाहरण ये भी दिया है, तो हम हथियारों के लिए बिचौलियों के माध्यम से विश्व के अंदर दलालियां न देते पड़े, अगर उसकी जरूरत भी है तो हमारे देश की मिलिट्री अपने काम का सामान खुद पैदा करे, इतना हिम्मत था। और जहां तक बाकी प्रश्न आए वो हमारे घोषणा पत्र से संबंधित है। मित्रों, घोषणा पत्रों को ले लीजिए। अब तक ये बात सही है कि देश की आजादी के बाद घोषणा पत्रों के ऊपर इतनी लंबी बहस नहीं होती थी, घोषणा पत्रों की चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब जागरूकता बढ़ी है। इसलिए घोषणा पत्रों के अंदर आम जनता के बीच में जाकर अधिकांश पार्टियां, राजनीतिक पार्टियों को आप लोगों ने मजबूर किया है। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि वो आम जनता के बीच में जा रही है। क्या घोषणा होनी चाहिए, घोषणा पत्र में क्या शामिल होना चाहिए, किसानों से पूछ रही है, और लोगों से पूछ रही है, सैनिकों से पूछ रही है, कृषकों से पूछ रही है, महिलाओं से पूछ रही है। और उन सब चीजों को, जबकि वह जनता का घोषणा पत्र तभी बनेगा जब हम आप लोगों से पूछ के बनेंगे। आने वाले घोषणा पत्र को देखिएगा, वे जनता से जुड़ा हुआ घोषणा पत्र होगा। छोटे छोटे दो सवाल और है, एक कि अगर लागू नहीं करते, आपने पूछे प्लीज। आप घोषणा पत्र को लागू करना 5 वर्ष के लिए जब आप समय देते हैं तो निश्चित रूप से उस घोषणा पत्र को लागू नहीं करने वाले सत्ता से बाहर कर दिए जाते और आइंदा सत्ता में ना आए, वो भी प्रबंध जनता के हाथ में। साथियों, घोषणा पत्र और घोषणा पत्र के अलावा एक क्वेश्चन आया कि सरकारी नौकरी में नौकरी देने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि उसका कोई छोटा मोटा जुर्म हो तो उसको नौकरी नहीं दी जाती, और राजनेताओं के लिए ये मापदंड नहीं है कि उसके ऊपर पुलिस मुकदमे है या नहीं है। तो इस देश में ज्यादातर सरकारें कांग्रेस बीजेपी की रही है। बहुजन समाज पार्टी की सिर्फ उत्तर प्रदेश में सरकार बनी 3-4 बार। तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने पिछली बार जब 2012 में चुनाव हुए कि अपराधियों को विधानसभा लोकसभा में पहुंचने का मौका नहीं मिले, गुंडागर्दी करने वाले लोगों को मौका नहीं मिले, तो सर्वप्रथम इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने 110 जो एमएलए एमपी थे उनके टिकट काटे जो अपराधी थे। और यदि उनकी सत्ता पक्ष के भी, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता पक्ष के भी किसी विधायक एमपी ने कोई गलत काम किया तो सबसे पहले इस देश के अंदर एमएलए एमपी को जेल पहुंचाने का काम भी बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में किया। कांग्रेस और बीजेपी सत्ता के लोभ में वोट सबसे ज्यादा कौन डलवा सकता है, एमएलए एमपी जीत करके कौन आ सकता है, इसलिए उसका बैकग्राउंड क्या है, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ एमएलए जीत के आएगा उसी को टिकट देंगे। उदाहरण के तौर पर आज कानून व्यवस्था है वो इतनी ढीली हो चुकी है कि आम जनता का पुलिस प्रशासन पर विश्वास ही नहीं रहा। गुंडे अपराधियों के पास में जाते हैं तो उनको न्याय मिलता है, वो सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए गुंडे अपराधियों को वहां जाने का मौका मिलता है। बातें नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी अकेले नहीं बोल सकती। जो देखिए, घोषणा पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और दिल्ली में केजरीवाल साहब ने जो सरकार घोषणा पत्र केजरीवाल साहब ने जो सरकार बनाई थी उसके अंदर जितनी तेजी से उन्होंने घोषणा पत्र लागू किया वो मेरे ख्याल से हमारे देश में एक कीर्तिमान है। लेकिन फिर भी उसके अंदर आप ये देखिए कि किस तरह से क्रिटिसिज्म आया कि भाई एक जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं, उनके दोनों हाथ बांध के और फिर कहें देखो देखो छक्का लगाएगा छक्का लगाएगा। अरे वो लगा सकेगा क्या छक्का?
हालांकि केजरीवाल साहब ने चौका जरूर लगाया। आज भी जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, बहुत चीजें उन्होंने की। एक आप देखिए घोषणा पत्र के अंदर था लोकपाल, लगता है कि लोकपाल चौका लगाया। कितने लोगों को लगता है चौका लगाया? लोकपाल देखिए, लोकपाल बिल जो था, लोकपाल बिल के लिए कांग्रेस ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, और जब लोकपाल बिल के ऊपर दोनों ही पार्टियां अपोजिशन में चली गई तो उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया, पद के ऊपर चिपके नहीं रहे, बल्कि उन्होंने तुरंत त्याग कर दिया। ये एक अनुकरणीय उदाहरण है, जो कि दूसरों को भी जब घोषणा पत्र लागू नहीं हो तो सरकार छोड़ देनी चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि चिपके रहे। ये एक उनका अनुकरणीय उदाहरण था। ऐसा है, केंद्र के अंदर किसी भी दल की सरकार बनने वाली नहीं है, न पहले बनी है। जितने भी घोषणा पत्र आएंगे, उन घोषणा पत्र का पालन इसलिए नहीं कर पाएंगे, वो कहीं फुल महीने के नहीं। इसलिए जितने भी घोषणा पत्र हैं अभी या अभी जारी होंगे, वो तमाम के तमाम घोषणा पत्र कागजों पर रखे रहेंगे। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। इसलिए अगर आप उम्मीद करते हैं कि घोषणा पत्रों को लागू करने के अंदर में कोई गारंटी लेगा, उनकी कोई गारंटी नहीं। गारंटी केंद्र के अंदर में फिर मिलीजुली सरकार बनेगी और अपनी घोषणाओं को वो लागू नहीं करवा पाएगी। देखिए, मेरी साथी महिला जो बहन है, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया और उस प्रश्न में उसका उत्तर भी नहीं था। आपने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए इतने सारे वेरिफिकेशन और उसके सर्टिफिकेट्स और उसकी जो बाध्यताएं वो होती है, तो देखिए जब जनता स्वयं ही ऐसे लोगों को नकारना शुरू करेगी तो ये स्वच्छता आएगी। जो अविश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं में बढ़ा है, उसका मूल कारण ये है कि हर समय जब कोई प्रश्न उठता है भ्रष्टाचार का, महंगाई का, तो हम लोग विचारधाराओं से बनी हुई पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि हम स्वयं मतदाता के रूप में विचारधाराओं से बंधे होते हैं, और जब डर पर भावना हावी हो जाती है, तब हमें भावना के आधार पर वोट करते हैं और इस समय उस अच्छाई को भी नकार देते हैं जो अच्छाई देश के विकास के लिए। आपने जो एक प्रश्न उठाया था न्यूनतम मजदूरी का, अधिकतम और न्यूनतम, तो हमने जब हम शासन में रहे तो हमने इसको 3 बार परिवर्तित करके कुशल, अकुशल और अर्धकुशल इसका विभाजन किया और इसको देने का प्रयास किया। अब अगर बीच के स्तर पर कोई इसमें घोटाला करता है, उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक स्तर पर सुनिश्चित हो, ये होना चाहिए। सोडा साहब ने प्रश्न उठाया मैनिफेस्टो को लेकर के, तो मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी पार्टी ने उसको लीगल डॉक्यूमेंट बना करके कैबिनेट से पास कराया, जिसको फॉलो करने का प्रयास इस पार्टी ने भी किया, तो इनको भी साधुवाद। और उसको चूंकि लीगल डॉक्यूमेंट बनाया तो सरकारी दस्तावेज होने के नाते आपको अधिकार है कि आप उसका मूल्यांकन करें। हम खरे नहीं उतरे तो आप उसके लिए न्यायालय भी जा सकते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज यदि आपसे झूठ बोलती हैं तो आपसे बड़ा अवसर यानी जनता के पास सबसे बड़ा अवसर है, उनको पलट दीजिए। भावनाओं के ऊपर भावनाएं हावी ना हो, तर्क हावी होगा, तब जाकर देश का विकास। क्या 150 दिन जाएगा और क्या ये सर एक सवाल सर मेरा सर एक सवाल। बिल्कुल, इनका प्रश्न जो है वो राजस्थान की आम जनता का प्रश्न है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा जो प्री मेडिसिन स्कीम है, पेंशन महाअभियान है, उस पर तलवार लटकी हुई है। ये वो फैसले थे जो लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई सरकार ने जनता को उसके विकास के लिए समर्पित किए, लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत आप शासन में आकर अगर उनको कर्टेल करने का प्रयास करते तो ऐसा गरीब आदमी हमेशा खड़ा होगा और आपसे प्रश्न भी करेगा, आपको कटघरे में खड़ा करेगा। इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को अंतिम वक्ता जो है आज के जी। हमारी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन अगर थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट आती है तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग काम करेंगे। पहले भी जब कभी भी वामपंथी दल सत्ता से बाहर रहे हैं लेकिन समर्थन दिया है तो उनके अपने प्रयासों की वजह से जनहित के अनेक कार्यक्रम आए हैं। लेकिन एक चीज की जरूर प्रतिबद्धता हम रखते हैं कि संविधान के मूल्यों के प्रति समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता,
ताजा संस्कृति की रक्षा, इन सब के लिए हमारा अपना जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र प्रतिबद्धता मूलक है और हम उसमें 1 इंच भी डिविएशन नहीं करेंगे। एक सवाल का जवाब नहीं आया, वो सवाल है बीजेपी से, उस सवाल का जवाब नहीं आया। एक सवाल है सर मेरा। जी जी जी, चलिए बहुत लोगों के सवाल है। आपका किससे सवाल है? भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल सर जी जी जी, पहले पुरानी पहले वो हो जाने थे हिसाब किताब। जी 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 जी, नहीं उसका कोई फायदा, मतलब देखिए जो एक पुराने सवाल रह गए उनको हक है, लोगों को जाना है, हम उनको रोक नहीं सकते। आप चाहें तो बात कर। जी, आपकी बुलंद आवाज है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान में नरेगा बंद होने वाला नहीं है, नहीं उनके दिनों में कटौती होने वाली है। उसको और ज्यादा अच्छा विकासोन्मुक्त उसका उपयोग करने की योजना जरूर बन रही है। इसीलिए गुलाब चंद कटारिया जी उस पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उसका आपको परिणाम भी दिखेगा। एक प्रश्न अभी, मेरी बात समझ लीजिए। राजस्थान में कोई भी जन कल्याणकारी योजना, चाहे पेंशन से संबंधित हो, चाहे निःशुल्क दवा योजना हो, चाहे वे गरीबों के नरेगा से संबंधित हो, चाहे खाद्य सुरक्षा से संबंधित हो। क्षमा करना, खाद्य सुरक्षा का एक प्रश्न आया था, शहरी क्षेत्र से आने वाले भाई ने किया था। मैं आपको बताते हुए थोड़ा सा कष्ट हो रहा है कि कई जगह इतनी बड़ी सूचियां बना दी गई जो जनसंख्या से ज्यादा थी और वहां खाद्य का वितरण नहीं हुआ, और जहां खाद्य का वितरण होना चाहिए था वहां सामान नहीं पहुंचा। और ये सारी जो अव्यवस्था हुई है, निश्चित रूप से उन अव्यवस्थाओं को हम ठीक करने में लगे हुए। भारतीय इसकी सारी समीक्षा कर ली गई है, लेकिन हमसे 3 महीने में जो अपेक्षा की है, निश्चित आपकी मांग बिल्कुल सही है। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं, कोई जन कल्याणकारी योजना बंद होने वाली नहीं है। आप भ्रम में ना। मैं आप लोगों से एक अनुरोध, आप मेरी एक बात, जी ठीक है, पहले बात सुनिए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि किसी को अध्यक्षता के रूप में हम लोग मंच पे बिठाते हैं, तो जिनके साथ हम आरोप लगाते हैं कि पार्लियामेंट में और विधानसभा में चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बोलने नहीं देते हैं, उस तरीके का व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। तो तरीके से थोड़ा सभ्य तरीके से व्यवहार करेंगे। आप जो अध्यक्ष बोलेंगे उसको हम मान के चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी। बस मेरा ये कहना ये है कि मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके सवाल सबके नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। कुछ लोगों को इतने बिजी थे, इलेक्शन का समय है, हर व्यक्ति बहुत बिजी है, उनको बुलाया गया, लिटरली जबरदस्ती उनको लाया गया, उनसे बहुत मनुहार की गई, उसके बाद वो आए और उनका जो समय दिया गया वो भी अब समय पूरा हो चुका है, तो इसलिए हम उनको जाने देते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छे सवाल पूछे गए, सभी राजनीतिक दलों ने बहुत अच्छा हमें सहयोग दिया और इसमें बाकायदा हिस्सेदारी की। हमारे जन आंदोलन के लोग, सामाजिक सरोकार के लोग जो कि यहाँ पे आए और उन्होंने अपनी बात बहुत कम शब्दों में रखी, और आप सभी लोग जो कि ओलावृष्टि के बीच में, आंधी और पानी के बीच में सुनने के लिए आए और आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक प्रक्रिया है जो जारी रखी जाएगी, आगे भी इस तरह के अवसर पैदा किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे सबके तरफ से विपुल जी को बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने समन्वय